वेलकम टू द सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन माइंड मैप के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। पॉलिटी में हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग पढ़ने वाले स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम लोग अपनी कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि भैया पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट दिया हुआ लिस्ट, और ये जो है आर्टिकल जो दिया हुआ है 153 से 153 टू 167 तक। ठीक है, किसका आर्टिकल है? ये आर्टिकल है स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि सारा कहानी 153 टू आर्टिकल नंबर 167 के बीच में है। ठीक है, आगे चलते हैं। गवर्नर के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बात आपको याद रखना है कि गवर्नर को जो अपॉइंट करने का काम है वो किनका है? वो है प्रेसिडेंट का, क्योंकि सेंटर की तरफ से अपॉइंट किया जाता है गवर्नर। ही कैन एंजॉय ऑफिस बाय प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तकला प्रेसिडेंट चाहेगा तब तकला जो है गवर्नर अपना पावर को एंजॉय करेगा। ठीक है, हो सकता है प्रेसिडेंट 4 साल में ही हटा दे, या हो सकता है प्रेसिडेंट 1 साल और एक्सटेंड करके 6 साल ठीक है कर दे। 5 साल प्लस 6 साल हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है वो कहानी है। कंडीशन बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंडीशन दिया हुआ, किसी को अगर गवर्नर बनना है तो आपके पास जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? आपको होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात क्या, एज जो कम से कम 35 साल होना चाहिए आपके पास। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि 35 साल एज और किनका किनका होता है भैया? तो वाइस प्रेसिडेंट का प्लस प्रेसिडेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल होना चाहिए आपका एज, और राज्यसभा का ये अपर हाउस है तो 5 साल और जोड़ दो तो भैया हो गया 30 साल कम से कम होना चाहिए आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। आगे चलते हैं। नो होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्लियर बात है, सबको पता है। नीदर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं जो है पार्लियामेंट का मेंबर हो वो बंदा, और नॉर स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो। यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ ये बात। आगे चलते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस जनरली 5 साल होता है, सबको ये बात पता है। हाउएवर द टर्म इज़ ऑन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यही बात आपको सिर्फ याद रखना है कि 5 साल होता है ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो 4 साल भी कर सकता है, 3 साल भी कहीं करा सकता है। ठीक है, या 6 साल भी हो सकता है, या कहीं का 7 साल भी हो सकता है। वो सारा दारो मदार किस पे है भैया? तो वो प्रेसिडेंट पे है। आगे चलते हैं। पावर एंड फंक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 154 में दिया हुआ है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हम लोग लेते हैं वो किन के बिहाफ पे लेते हैं? गवर्नर के बिहाफ पे लेते हैं। आर्टिकल नंबर 166 भी यही बात करता है कि जो भी स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिया जाता है सर, वो किन के बिहाफ पे लिया जाता है? वो लिया जाता है गवर्नर के बिहाफ में। ठीक है, ही अपॉइंट्स ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, टेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर। ही अपॉइंट्स, किनको अपॉइंट्स करते हैं? सीएम को। ठीक है, अदर मिनिस्टर को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कहानी जो है, एडवोकेट जनरल को, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, मेंबर और चेयरमैन ऑफ द पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन को। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है या उसका और भी कोई मेंबर है, उनको अपॉइंट करने का काम किनका भैया? गवर्नर का है। सही है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अपॉइंट करने का काम किनका? गवर्नर का है। ठीक है, और सीएम हो, अदर मिनिस्टर हो या एडवोकेट जनरल हो, ये सब किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। एम आई राइट और नॉट? आगे चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं अपना। ही कैन रिकमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी टू द प्रेसिडेंट, ये बात याद रखना आपको कि भैया गवर्नर जो है वो सेंटर की तरफ से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वो देखेगा स्टेट में कि क्या कहानी है सर, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गया है, तो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को कि सर यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, आप अपना वाला रूल लगाइए यहाँ पे।
ठीक है, इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा कहाँ, स्टेट में। आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव, ही एक्ट एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, ही ऑल्सो अपॉइंट वाइस चांसलर। ये क्या कहानी है? ये कहानी है कि ये स्टेट है, स्टेट के अंदर बहुत सारा जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर कौन होता है? चांसलर होता है गवर्नर। और गवर्नर के पास पावर है कि वाइस चांसलर कौन होगा, ठीक है, उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये पावर इनके पास है, गवर्नर के पास है, वाइस चांसलर का अपॉइंट करने का पावर, ठीक है। और सारे यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है किसी भी स्टेट में। अब उसके बाद आ गया लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या कहानी है? समन्स एंड प्रोरोग दी स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये याद रखना है आपको, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल दिया हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। बिलोंग्स टू आर्ट, ठीक है, साइंस और लिटरेचर, ठीक है। ये सारे फील्ड से होना चाहिए 1/6 मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नो है ये, नो नॉमिनेटेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था पहले, लेकिन बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, हम लोग सेंटर में भी पढ़े हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे तो, लेकिन ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये बात याद रखना आपको। बिल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर पढ़ रहे हैं तो बिल के बारे में कहानी ये है कि भैया क्या क्या चॉइसेस हैं गवर्नर के पास जब बिल आएगा तब। तो क्या क्या चॉइसेस है गवर्नर के पास? पहली बात तो ये कि एसेंट दे दे तो एक्ट बन जाएगा, सिंपल कहानी है ये। विद होल्ड कर सकता है बिल को, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है बिल को, और रिजर्व बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। दोनों बात अलग अलग है, ठीक है। कैसे बात अलग है देखो, एक तो हो गया कि रिकंसिडरेशन ऑफ के लिए अगर बिल को भेजा जाए हाउस में, तो हाउस में जैसे ही भेजा गया तो हाउस के पास क्या ऑप्शन है भैया, रिकंसिडर करे या ना करे। लेकिन बिल को अगर फिर से पास कर दिया गया, इफ़ अगेन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, देन गवर्नर मस्ट टू गिव हिज एसेंट। गवर्नर को फिर जो है वो मस्ट हो जाएगा कि वो अपना एसेंट दे, अगर रिकंसिडरेशन के लिए हाउस के पास दोबारा भेज दिया गया और हाउस में फिर से पास हो गया बिल तो, ठीक है। ये हो गया रिकंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट। आगे चलता है रिजर्व बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रख लिया तो ये अलग मैटर है, फिर प्रेसिडेंट के पास बिल जाएगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा वो हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे चीज़ों को। आगे चलते हैं। प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, ठीक है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाने का काम किन का होगा? आपको बात ये पता है कि गवर्नर का होगा, क्योंकि सेंटर में कौन करता है भैया, प्रेसिडेंट करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 1, 2, 3 आर्टिकल के अंदर। आगे चलते हैं। नॉट इन द सेशन द ऑर्डिनेंस मस्ट अप्रूव्ड बाय द स्टेट, द ऑर्डिनेंस मस्ट अप्रूव बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक। 6 वीक्स के अंदर में जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को अप्रूव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कहानी। ही लेड रिपोर्ट ऑफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ही लेड रिपोर्ट ऑफ, एक ही जगह हम लोग जो है देख लेते हैं क्या क्या रिपोर्ट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है बाय द गवर्नर। देखो किस किस का रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ले जाकर रखेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपोर्ट और कैग का रिपोर्ट, ठीक है, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखने का काम किन का है भैया, तो गवर्नर का है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल पावर देखते हैं। आपको ये बात पता है कि ही कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, गवर्नर जो है फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टेट में।
मनी बिल के रिगार्डिंग, जैसे सेंटर में जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि भैया जो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ओनली इन द लोकसभा, वो प्रायर रिकमेंडेशन लिया जाता है किससे, प्रेसिडेंट से, उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रायर रिकमेंडेशन लिया जाता है गवर्नर का, ठीक है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सिन इवेंट, ये भी बात आपको पता है। आगे चलते हैं, जुडिशियल पावर देखते हैं। जुडिशियल पावर की क्या कहानी है कि जुडिशियल पावर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, देखो कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेगा गवर्नर से कि देखो तुम्हारा एरिया है भैया स्टेट, तो हाई कोर्ट में जो है वो जजेज है उसका अपॉइंट करने का काम जो है प्रेसिडेंट का है, लेकिन हम तुमसे थोड़ा कंसल्ट कर लेते हैं, गवर्नर हो इसलिए कि आप बताओ किसको अपॉइंट करें, कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो पावर हो गया किसका, गवर्नर का, जुडिशियल पावर। कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइल अपॉइंटिंग हाई कोर्ट जजेस, ही ग्रांट पार्डन, रिप्राइव और रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। ये सारी चीज़ों को जो है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं कहानी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या है गवर्नर का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन क्या है गवर्नर का, 3 इसमें दिया हुआ भैया, क्या क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट व्हेन नो क्लियर कट मेजोरिटी, अगर लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी जो क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है किसी भी पार्टी का, तो वो अब गवर्नर के हाथ में डिस्क्रिशन हो गया भैया कि जो भी मतलब कि लार्जेस्ट पार्टी होगा, ठीक है, उसके लीडर को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए सीएम। ये डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। ऐसा होते रहता है, नॉर्मल बात है ये, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ ये लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉस्ट मेजोरिटी, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है मेजोरिटी अपना खो देता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो ये होगा कि भैया अब जो है गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या करेगा कि डिसॉल्व कर देगा किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। भैया जिसकी वजह से चल रहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से जो चल रहा था हाउस, जब वही नहीं रहा तो अब डिसॉल्व ही कर दो, ठीक है। अब देखा जाए कि मेजोरिटी किसके हाथ में है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट होगा। आगे चलता है कहानी, रिजर्व बिल फॉर फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर है किसका, गवर्नर का, कि बिल को रिजर्व करके रखेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक साथ कहानी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड ही होता है सीएम, तो अलग अलग क्यों पढ़े हम लोग। आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है, देखो भैया आर्टिकल नंबर 163 ये कहता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। बोले चलो ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो उसका हेड कौन होगा, वो सीएम होगा, ठीक है। किस लिए होगा, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सेंटर में पढ़ा था कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है, टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये इसका हेड कौन होगा, पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हेडेड बाय द सीएम, ठीक है, और टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर परफॉर्म, ठीक है। हाउएवर, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाउएवर गवर्नर परफॉर्म हिज फंक्शन विद डिस्क्रिशन, ठीक है। ये पावर जो है गवर्नर के पास है, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि भैया एड एंड एडवाइस तो आपने दे दिया, लेकिन हम अपने पावर से ही चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों ऐसा होगा, वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें यह कहा गया था कि देखिए सर, जो एडवाइस दिया हुआ है ना, आप चीज़ों को समझने का पहले कोशिश कीजिए। एडवाइस जो है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, एडवाइस इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर सेंटर के बारे में बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस होता है वो बाइंडिंग किस पे है,
हम लोग देख चुके हैं इस बात को कि बाइंडिंग किस पे है, प्रेसिडेंट पे है। लेकिन गवर्नर के बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। इसलिए एडवाइस जो है बाइंडिंग नहीं है यहाँ पे जो है गवर्नर काम करेगा अपने डिस्क्रिशनरी पावर से। रिटन एडवाइस आप दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, लेकिन गवर्नर का खुद का अपना पावर है क्या डिसीजन लेता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया कि एडवाइस इज बाइंडिंग टू द प्रेसिडेंट बट नॉट सच प्रोविजन विद गवर्नर। ऐसा कोई भी प्रोविज़न गवर्नर के लिए नहीं है। एडवाइस इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये भी बात है, ठीक है। गवर्नर डिसाइड विच मैटर फॉल्स ऑन गवर्नर डिस्क्रिशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि नहीं। कोई भी मैटर पे अगर जो है टसन हो जाता है या डेडलॉक हो जाता है तो गवर्नर के हाथ में पावर है कि भैया ये मैटर जो है हमारे डिस्क्रिशन में आता है या नहीं आता है, आई विल डिसाइड। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 164 देखते हैं क्या कहानी है। सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर विद एडवाइस ऑफ द सीएम, ठीक है। सीएम को अपॉइंट करने का काम किन का है भैया, तो गवर्नर का है। और जो मिनिस्टर है उनको अपॉइंट करने का काम किन का है भैया, गवर्नर का है। तो गवर्नर का काम है मिनिस्टर को अपॉइंट करना, चाहे वो सीएम हो या और भी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सारा कहानी जो है। लेकिन जो सारा मिनिस्टर जो अपॉइंट करेगा गवर्नर, वो किनके एडवाइस से करेगा, वो सीएम के एडवाइस से करेगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 164 कहता है, ठीक है। सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर विद एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इज नॉट ग्रेटर देन 15%, ये आर्टिकल 164 कह रहे थे। इफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दी टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका जो है 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था कहानी भैया। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये यहाँ से सवाल आता है धड़ल्ले सा, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का। अब सारा मिनिस्टर ही मिनिस्ट्री नहीं भर दो, नया नया मिनिस्ट्री निकाल के, नहीं, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है। आगे चलते हैं कहानी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करके आप लिख लो कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर डिस्क्वालीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेक्शन, ठीक है, यानी कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो वो कभी भी मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ये याद रखो आप, ठीक है। इफ़ मेंबर डिस्क्वालीफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, अगर डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, ही या शी कैन नॉट बी अ मिनिस्टर, देन वो मिनिस्टर नहीं बन सकता बंदा, चाहे वो कोई भी हो, अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। अ पर्सन बिकम मिनिस्टर बट ही या शी हैज़ टू बिकम मेंबर विद इन 6 मंथ। सेम हम लोगों ने सेंटर में पढ़ा था कि मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसको जो है एमपी चुन के आना पड़ेगा सेंटर में, और स्टेट में बना है तो ठीक है, एमएलए चुन के आना पड़ेगा। आगे चलते हैं। एमएलए एमएलसी कुछ भी। 166 नंबर, आइए टॉक अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 164। अब हम लोग देख चुके थे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कहानी है भैया, स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ पावर को एंजॉय करेंगे और एक साथ पावर को ही छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 166 क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर। देख चुके हम लोग कि जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाएगा वो किन के बिहाफ पे लिया जाएगा भैया, आर्टिकल नंबर 166 कहता है कि गवर्नर के बिहाफ पे लेना है सर आपको, ठीक है। एवरी मिनिस्टर हैव राइट टू स्पीक टेक पार्ट इन द लेजिस्लेचर बट ही शैल नॉट इंटाइटल टू वोट, ही कैन वोट इन द हाउस इन विच ही इज़ ए मेंबर, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस की बात है ये कि भैया मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर हो वो कहीं भी जाके बैठ सकता है, किसी भी हाउस में, ठीक है, बोल सकता है, पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट सिर्फ वहीं करेगा जहाँ का वो मेंबर है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वो वोट करेगा,
अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो मेंबर है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर वोट करेगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या वो कर सकता है, आर्टिकल नंबर 177 क्या कहता है कि कोई भी मिनिस्टर हो, राइट है उसके पास स्पीक, ठीक है, बोलने के लिए, टेक पार्ट लेने के लिए इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। बट ही शैल नॉट इंटाइटल टू वोट, ही कैन वोट इन द हाउस इन विच ही इज़ ए मेंबर। सिर्फ उसी हाउस में वोट करेगा जहाँ का वो मेंबर है। वोटिंग के मामले में कोई पावर नहीं भैया, कॉमन सेंस की बात है। जिसका मेंबर रहोगे उसमें वोट करना है, जिसमें मेंबर नहीं हो उसमें बैठो, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वोट नहीं करने देंगे।